नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं अतीत के एक ऐसे शहर में जो आज भी हमें हैरान करता है, मोहनजोदारो। सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगीना। हमारे पास मोहेंजोदारो सिंधु संस्कृति से झड़ाड़ते रत्न लेख से कुछ जानकारी है और हम कोशिश करेंगे कि इस प्राचीन महानगर की खास बातें समझ सकें। शुरुआत तो नाम से ही करते हैं, मोहनजोदारो मतलब मृतकों का टीला। हाँ, ये नाम तो खैर बाद में दिया गया जब वहाँ खुदाई हुई और काफी कंकाल मिले। अच्छा। पर असल में ये शहर कोई 4500 साल पहले जिंदा लोगों से आबाद था। एक फलता फूलता केंद्र था ये। बिल्कुल। और ये शहर था कहाँ, आज के हिसाब से? देखिए, ये कांस्य युग का शहर आज के पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के पास। और इसका जो सबसे अच्छा समय था वो करीब ईसा पूर्व 2600 से 1900 के बीच का माना जाता है। और दुनिया को इसके बारे में पता चला 1922 में, जब आर.डी. बैनर्जी ने इसे खोजा। जी हाँ, और फिर सर जॉन मार्शल के अंडर बड़ी खुदाई हुई, उसी से इसकी भव्यता सामने आई। तभी तो इतनी अहमियत है कि 1980 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया। बिल्कुल सही। अच्छा, जब हम शहर की बात करते हैं तो जो चीज सबसे पहले दिमाग में आती है वो है इसकी प्लानिंग। गजब की थी, है ना? ओ बिल्कुल। आज के आर्किटेक्ट्स भी देखकर चौंक जाए। सड़कें एकदम सीधी। हाँ, वो ग्रिड पैटर्न जिसे कहते हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई। बिल्कुल। और घर भी कोई कच्चे नहीं, पक्की ईंटों के बने हुए थे। मैंने सुना है कई तो 2 मंजिला भी थे। हाँ, कई घर 2 मंजिला थे। सोचिए जरा। और उससे भी कमाल की बात थी इनकी पानी निकासी की व्यवस्था। हाँ, वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, उसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, नालियां भूमिगत थीं और ढकी हुई थीं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ खास घरों में। नहीं नहीं, हर घर इन नालियों से जुड़ा हुआ था। पूरे शहर का सिस्टम था ये उस वक्त की इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। वाकई में उस जमाने में सार्वजनिक स्वास्थ्य का इतना ख्याल। अच्छा, और बड़ी इमारतों में वो विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ। हाँ, वो भी कमाल की संरचना है। पक्की ईंटों का बना एक बड़ा सा तालाब जैसा। और उसको वाटरप्रूफ भी किया गया था बिटुमिन वगैरह से। तो क्या लगता है क्यों बनाया होगा? कोई धार्मिक अनुष्ठान या सबके नहाने की जगह? अनुमान तो यही है कि इसका कोई धार्मिक या सामाजिक महत्व रहा होगा। सामुदायिक स्नान या किसी रस्म के लिए शायद। और इसके पास ही वो अन्न भंडार, ग्रैनरी भी मिली है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी इमारत के अवशेष मिले हैं जिसे अन्न भंडार माना जाता है। ये सिर्फ अनाज रखने की जगह नहीं थी शायद, ये एक संगठित कृषि और अनाज वितरण प्रणाली की तरफ भी इशारा करती है। काफी व्यवस्थित समाज था, बड़े पैमाने पर योजना थी। बिल्कुल। ये तो हुई बड़ी इमारतें, पर वहां रहने वाले आम लोगों की जिंदगी कैसी थी, वो कैसे पता चलता है? छोटी मोटी चीजों से। हाँ बिल्कुल। वहां से जो कलाकृतियां मिली हैं वो बहुत कुछ बताती हैं। जैसे वो कांसे की बनी एक छोटी सी मूर्ति है, नर्तकी या डांसिंग गर्ल। हाँ हाँ, देखिए मैंने उसकी तस्वीर, क्या गजब का पोज है उसका। है ना, आत्मविश्वास से भरी हुई। या फिर वो पत्थर की बनी दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति जिसे पुरोहित राजा कहते हैं, शांत, गंभीर। अच्छा। ये सब उनके धातु और पत्थर के काम की महारत दिखाते हैं। फिर मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं, बैलगाड़ियां, जानवरों की शक्लें। ओहो, बच्चों के खेलने के लिए शायद। हाँ, लगता तो यही है। और शंख की चूड़ियां, मनके वगैरह भी मिले हैं। इससे उनके जीवन, उनके व्यापार का भी अंदाजा लगता है। व्यापार? हाँ, सुना है इनका व्यापार तो मेसोपोटामिया तक था। जी हाँ, काफी दूर तक। और इसमें शायद वो मुहरें यानी सील्स इस्तेमाल करते थे। वो छोटी छोटी चपटी पत्थर की मोहरें जिन पर जानवर और कुछ लिखावट होती है। बिल्कुल वही। उन पर अक्सर एक सींग वाला बैल या दूसरे जानवर बने होते हैं और कुछ निशान होते हैं। शायद ये व्यापार में माल की पहचान या मालिक का नाम बताने के काम आती होंगी। और इन्हीं मोहरों से उनके धर्म के बारे में भी कुछ पता चलता है। हाँ, कुछ झलक मिलती है। जैसे मातृ देवी की पूजा के संकेत मिलते हैं टेराकोटा मूर्तियों से। और एक सील पर पशुपति जैसी आकृति है, योग मुद्रा में बैठे, जानवरों से घिरे हुए। कुछ लोग इसे शिव का आदि रूप मानते हैं। लेकिन उन मोहरों पे जो लिखा है, वो निशान, वो तो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, है ना? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। सिंधु लिपि, लगभग 400 अलग अलग चिन्ह हैं इसमें। पर ये क्या कहते हैं, किस भाषा में है, ये आज तक एक पहेली है। सोचिए अगर ये पढ़ी जा सके कितना कुछ पता चलेगा। हाँ बिल्कुल।
शायद इस सभ्यता के बारे में हमारी पूरी समझ ही बदल जाए। इतना सब कुछ था, प्लानिंग, इंजीनियरिंग, कला, व्यापार, फिर ये शहर खत्म कैसे हो गया? ये सवाल तो मन में आता ही है। हाँ, और इसका जवाब सीधा नहीं है। मतलब कई सिद्धांत हैं, कोई एक पक्की वजह बताना मुश्किल है। जैसे कि हो सकता है सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया हो, पानी की कमी हो गई हो, या फिर जलवायु परिवर्तन हुआ हो, सूखा पड़ा हो, खेती चौपट हो गई हो। कुछ लोग मानते हैं कि बार बार बाढ़ आती थी या कोई बड़ा भूकंप आया होगा। और वो बाहरी आक्रमण वाला सिद्धांत? वो भी एक थ्योरी है, पर उसके बहुत ठोस सबूत नहीं मिले हैं। ज्यादातर विद्वान अब मानते हैं कि शायद कई कारण एक साथ जिम्मेदार थे, प्राकृतिक और शायद कुछ अंदरूनी भी। तो मतलब मोहनजोदारो सिर्फ खंडर नहीं है, ये तो मानव इतिहास का एक जीता जागता अध्याय है। प्लानिंग, इंजीनियरिंग, समाज, बहुत कुछ सिखाता है। बिल्कुल, ये याद दिलाता है कि हजारों साल पहले भी इंसान कितने सक्षम और व्यवस्थित हो सकते थे। उनकी कई तकनीकें तो आज भी काम की लगती हैं। सही कहा। और आखिर में एक सवाल शायद हमेशा रहेगा कि अगर कभी कभी वो सिंधु लिपि पढ़ी गई, हाँ, तो इतिहास के कौन से नए पन्ने खुलेंगे, क्या राज सामने आएंगे? ये वाकई एक बड़ा सवाल है, एक रहस्य जिसका जवाब शायद भविष्य में मिले।